कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज जो है यह मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले मैं 3 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं यूनिट एंड डायमेंशन का। यह जो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन का ये 4th वीडियो है। इसके पहले यदि आपने 3 वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाएँ और उस वीडियो को देखें। जो है आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का 4th वीडियो। और कल जो हम डायमेंशंस के चैप्टर को पढ़ रहे थे बच्चों, डायमेंशन के चैप्टर को जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो भी डायमेंशंस हैं उस डायमेंशन को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है देर न करते हुए हम डायमेंशंस निकालते हैं। और ये हमने कल आपको बताया था कि डायमेंशन जो है बच्चों पॉसिबल नहीं है कि रटें आप, और कितना ज़्यादा रट पाएंगे ये संभव नहीं है। इसलिए आप जो है उस चीज़ को निकालने का प्रयास कीजिए। निकालेंगे तो जो है डायमेंशंस को निकालेंगे यदि आप, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। जो है रट के आप पूरी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम जो है लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी बच्चों। इधर जो है आप फिजिकल क्वांटिटी, आप यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लीजिए, ओके। और यहाँ जो है इसकी डायमेंशन लिख लीजिए इसका। और यहाँ जाके आप जो है इसकी यूनिट निकाल लीजिए बच्चों, यूनिट निकाल लीजिए, ठीक है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम फार्मूला लिखेंगे, उसका डायमेंशन निकालेंगे, उसकी यूनिट लिखेंगे, या जो है हम प्रोसेस करेंगे। तो पहला जो है सीरियल नंबर फर्स्ट में आप कल जो छोड़ के आगे हम बढ़ेंगे, आज हम निकालेंगे। पहला निकाल लेते हैं पहले पावर का बच्चों। तो पावर का क्या होता है फार्मूला? पावर किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी का हम जो है डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में कल हम डिस्कस किए थे। आज पावर का निकालते हैं पहले। पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वर्क अपान पावर इज इक्वल टू वर्क अपान टाइम, ठीक है। कि पर सेकेंड किया गया वर्क, वही किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट का पावर बताता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या है बच्चों? तो कल वर्क का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। यदि वर्क का नहीं पता है तो वर्क का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्या हो गया, नीचे तो है टाइम, वर्क की जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है बच्चों उसका हमको पता होना चाहिए फार्मूला। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ हमारा ऐसे आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। फिर से पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट तो एज इट इज़ है डिवाइडेड बाई टाइम। अब मास का डायमेंशन अब क्या लिखते हैं? कैपिटल एम, हमको पता है मास का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का LT⁻²। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ और टाइम मतलब टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये LT⁻² होगा। तो मास का m, एक्सेलरेशन का LT⁻², और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चों? L, और डिवाइडेड बाई किसका? टाइम, टाइम का क्या होता है? T। अब यहाँ से आप देखिए आगे क्या करेंगे आप, मास तो एज इट इज हो गया, लेंथ कितना है 1 और 2 L², टी कितना है बच्चों? T-2, और एक AT ऊपर जाएगा तो LT⁻³ ML² T⁻³। ये आ गया आपका क्या डायमेंशन आ गया बच्चों, किसका? पावर का। पावर का डायमेंशन हो गया ML² T⁻³। इसकी यूनिट निकालिए। वर्क की यूनिट क्या हो गई? जूल, और टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है बच्चों? वाट। जूल पर सेकेंड को ही हम वाट बोलते हैं। दूसरा आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसका हम निकालते हैं। तो अब आप पावर हो गया ना, पावर के बाद आप जो है प्रेशर निकालिए बच्चों। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का प्रेशर P = F/A।
एफ बाई ए, प्रेशर पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो एफ बाई ए जब इसका फार्मूला होता है तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम इंटू ए डिवाइडेड बाई ए एरिया। मास का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एम, ठीक है, एम हो गया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी की पावर -2 और डिवाइडेड बाई ए एरिया है, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। एक एल से एक एल क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट। यहाँ कितना बचा, एक एल बचा। तो एम हम बताए थे कोई क्वांटिटी नीचे से ऊपर जाती है तो पावर में क्या आता है, -1। तो यानी एल एक बचा है तो एल पावर क्या हो जाएगा, -1 और टी पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ए हो गया आपका एम एल पावर -1 टी पावर -2, ये आपका हो गया प्रेशर, एम एल पावर -1 टी पावर -2। और इसकी यूनिट क्या हो गई, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया का स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, इसी को बच्चों बोलते हैं पास्कल, पास्कल बोलते हैं। न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है, इसी को पास्कल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं, और इसमें जो है आप स्ट्रेस निकालिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या होगा बच्चों, स्ट्रेस, स्ट्रेस सेम यही फार्मूला होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे इंटरनल फोर्स हो चाहे कोई भी फोर्स हो, उस फोर्स का डायमेंशन नहीं बदलेगा, मीनिंग बदल जाती है। एक्सटर्नल फोर्स का अलग मीनिंग हो गया, इंटरनल फोर्स का अलग मीनिंग हो गई। इंटरनल फोर्स मालिक्यूल के द्वारा भी लगाया जा सकता है किसी बॉडी में, तो उसकी मीनिंग अलग होगी। लेकिन डायमेंशंस की जब हम बात करेंगे तो डायमेंशन चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे इंटरनल फोर्स हो, सभी फोर्स का जो डायमेंशन होगा बच्चों सेम होगा। जैसे मैं बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है, उसी तरह एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे इंटरनल फोर्स हो, डायमेंशन उसका क्या होगा, सेम। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो जब हम इसमें बात करेंगे फोर्स अपान एरिया की बच्चों, तो फोर्स का सेम वही चीज़ हो गया आपका, फोर्स क्या हो गया एम इंटू ए और डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, एरिया। आप सेम यही आपका डायमेंशन आ गया, एम एल पावर -1 और टी की पावर -2, यही डायमेंशन होगा। और इसकी यूनिट भी जो है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस, इन दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। यहाँ पर भी इसका भी डायमेंशन एम एल पावर -1 टी की पावर -2, इसका भी डायमेंशन एम एल पावर -1 टी की पावर -2, इसका भी डायमेंशन सेम है बच्चों। तो इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। आगे हम निकालते हैं बच्चों चौथा में मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, यदि कोई बॉडी है तो उसके पास मास तो होगा ही होगा, जो भी बॉडी है उनके पास मास तो होता ही है, स्वाभाविक सी बात है, मास। तो मोमेंटम किसी बॉडी का मतलब यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी बच्चों। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन आपको क्या बताया गया है, वेलोसिटी का डायमेंशन बच्चों एल टी पावर -1, याद रखिए। यदि -2 हो जाए तो एक्सेलरेशन होता है, -1 हो यहाँ पर तो ये वेलोसिटी होती है एल टी -1। यदि आप दोनों को इसको एक साथ लिखेंगे तो आप लिखेंगे एम एल टी की पावर -1, ये हो गया आपका मोमेंटम, एम एल टी की पावर -1, ये हो गया मोमेंटम बच्चों। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट हो गई बच्चों वह हो गई केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इसकी यूनिट हो गई। तो हमने ये 4 क्वांटिटी निकाल लिए। आगे जो है हम इसमें देखते हैं कि मोमेंटम के बाद हम इम्पल्स निकालते हैं। हम क्या बताएं कि ये प्रेशर और स्ट्रेस इन दोनों की यूनिट सेम होती है। मैं कल भी बोला था कि कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। तो डायमेंशन यदि सेम होता है तो पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि इनमें से किसका डायमेंशन सेम है या सेम नहीं है, तो 3 सेम दे देगा, एक जो है डिफरेंट दे देगा, उसी को आपको छांटना रहता है बच्चों। तो आगे जो है हम चलते हैं और वो निकालते हैं इम्पल्स का, इम्पल्स। ओके बच्चों,
इम्पल्स का। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स है बच्चों फोर्स इनटू टाइम। किसी भी बॉडी पर बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगाया गया फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत कम समय के लिए किसी बॉडी पर लगा हुआ जो बल होता है, जो फोर्स होता है, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोर्स, तो फोर्स को फिर वही लिखिए बार बार, m इंटू ए इंटू क्या? टाइम। तो बच्चों m का डायमेंशन, m मास है, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l t की पावर -2, आपको याद हो गया होगा। और टाइम का डायमेंशन क्या हो गया बच्चों? t। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल m l एक ही है ना, l एक ही है, और t यहाँ पर देखिए -2 और यहाँ 1, तो -2 और 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, यानी t की पावर क्या आ जाएगा बच्चों? -1, m l t पावर -1। यहाँ भी देखिए m l t की पावर -1, यानी मोमेंटम और इम्पल्स इन दोनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। और इसकी यूनिट देखिए, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट हो गई बच्चों। न्यूटन सेकेंड इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। ये इस तरह से आगे, मतलब मोमेंटम और इम्पल्स इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। पीछे बताए थे प्रेशर और स्ट्रेस, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। आगे जो है हम निकालते हैं एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल का फार्मूला, एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब ये आर्क अपॉन रेडियस, यदि कोई भी सर्कल है और इस सर्कल में ए आपका सेंटर है और ए आपका एंगल है बच्चों, तो इस एंगल को हम क्या लिखते हैं? ए है आर्क हमारा, ये वाला ये पोर्शन हमारा आर्क है, और ए है हमारा रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो ए है आर्क, ये है रेडियस, और इसको भी लेंथ में मीटर में मेजर करेंगे, इसको भी मीटर में मेजर करेंगे। तो इसका जो है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को हम जो है मीटर में ही मेजर करते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 0 होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी m0 l0 t0। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि डायमेंशन नहीं है तो उसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं, m0 l0 t0 करके, ठीक है। लेकिन इसकी यूनिट होती है बच्चों, यूनिट होती है, और यूनिट क्या होता है इसका? रेडियन, रेडियन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या कैसे है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ? इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि डायमेंशन नहीं है तो उसका यूनिट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब यदि डायमेंशन नहीं है तो यूनिट नहीं होगा, ये पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। अभी हम एक क्वांटिटी हम और लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा आगे, फिर हम दोनों को आपको समझाएंगे। यहाँ पर थर्ड आप एक और लिख लीजिए, इसको लिखिए स्ट्रेन। स्ट्रेन बच्चों, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ, इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को तो लेंथ में ही मेजर करेंगे, मीटर में ही मेजर करेंगे। जैसे आप कोई वायर है, इस वायर पर आपने फोर्स लगाया, इसका लेंथ था l, इस पर आपने फोर्स लगाया f, इस पर आप f फोर्स लगा के इसको खींचे और ये लंबा हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई। और यदि लेंथ बढ़ गई तो मान लीजिए डेल्टा l लेंथ बढ़ी, तो इस डेल्टा l लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में ही तो मेजर करेंगे। इसका मतलब चेंज इन लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा, ओरिजिनल लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा। तो ऊपर में भी लेंथ, नीचे में भी लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट तो नहीं हुई, कट गई, मतलब मीटर मीटर कट गया ऊपर नीचे। तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन क्या होता है? 0, m0 l0 t0, लेकिन इसकी यूनिट भी नहीं होती है, नो यूनिट, नो यूनिट बच्चों। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है बच्चों कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। ये 100% ट्रू है, ठीक है। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है, इट मीन्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा। और यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास यूनिट नहीं होगी। यूनिट हो भी सकती है, यहाँ पर देखिए डायमेंशन नहीं है तो यूनिट है, और यहाँ पर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट नहीं है। तो डायमेंशन नहीं होने से यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन यदि यूनिट नहीं है तो डायमेंशन 100% श्योर है कि उसका डायमेंशन नहीं होगा। नो यूनिट नो डायमेंशन, लेकिन नो डायमेंशन
तो यूनिट क्या होगा, मे बी यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यूनिट मे बी या मे नॉट बी, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन यदि जीरो है तो क्या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी यूनिट जीरो है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी यूनिट जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब उसकी यूनिट नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। उसकी यूनिट नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट था। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट का, और नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों क्या है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट एरिया, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और लेकिन स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन तो ए तो यूनिट लेस हो गया और डायमेंशन लेस भी हो गया, देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रेन यूनिट लेस डायमेंशन लेस, तो इसका नीचे वाले का तो डायमेंशन होगा नहीं, ऊपर वाले का डायमेंशन होगा बच्चों, इसका डायमेंशन होगा फोर्स अपॉन एरिया, इसका डायमेंशन होगा। तो स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या निकाले थे हम, तो फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे, m इंटू ए इन डिवाइडेड बाई एरिया। नीचे का डायमेंशन तो होगा नहीं, इसका डायमेंशन होगा नहीं, तो लिख नहीं रहे हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और डिवाइडेड बाई एरिया। तो मास का डायमेंशन क्या होगा m, एक्सेलरेशन का क्या होगा एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर, ए यहाँ से कट गया, क्या मिला बच्चों m l पावर -1 t पावर -2। तो यानी सेम वही होता है बच्चों, जो आपका स्ट्रेस का डायमेंशन होता है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस दोनों का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो सेम होगा, m l पावर -1 t पावर -2। और इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी होगी क्या, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। अगला जो है अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं बच्चों। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, पहले तो आप जो है दो यदि बॉडी है और दो मास है तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2, यदि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमको इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको निकालना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप कैसे निकालेंगे, तो पहले इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यहीं छोड़ दीजिए, इसको आप यहाँ भेजिए और इस m1 m2 को नीचे ले आइए। तो यहाँ हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा बच्चों m1 इंटू m2, ये हो गया। और एक किसके बराबर हो गया, जी के बराबर। अब इसका जो है इस फिजिकल क्वांटिटी का आप जो है ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो इस तरह से आपका, अब यहाँ पर आप इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है डायमेंशन निकालिए। तो फोर्स का डायमेंशन फिर वही, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो मीटर में ही मेजर होगा, यानी एल होगा इसका डायमेंशन, ठीक है। आर का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, क्योंकि मीटर में ही मेजर होगा। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2, ठीक है। आप इसको पहले यहीं लिख लीजिए, पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, m इंटू ए इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। m क्या है बच्चों, मास है, ठीक है। तो ए भी नीचे क्या है, मास, तो एक मास से एक मास काट दीजिए, क्या बचा, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2,
ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एल टी पावर -2 लिख दिए। आर क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ यानी एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम हो गया। एम ऊपर जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चों, एम पावर -1। एल देखिए 2 और 1 3 यानी एल पावर 3 और टी पावर -2। एम पावर -1 एल पावर 3 टी पावर -2। यह आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हो गया, डायमेंशन। कैसे निकाले, F = G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को यहाँ भेज दिए, m1 m2 को कहाँ लाया, नीचे G हो गया। अब G = F आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। F = m × a × आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 × m2। m1 भी मास है, ऊपर भी मास है, मास कट गया, बचा a × आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2। ए क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एल टी की पावर -2 और आर जो है डिस्टेंस है इनके बीच का, तो मीटर में ही मेजर होगा, यानी लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई एम। एम ऊपर गया तो -1, एल 2 और एक यहाँ 3 और टी की पावर -2। इस तरह से हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या निकल गया बच्चों, डायमेंशन निकल गया। आगे जो है हम देखते हैं, और अगला जो है निकालेंगे बच्चों, फोर्स कांस्टेंट जो है, या आप निकाल दीजिए इसका फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, टी, 1/t। तो 1/t होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पावर -1, यानी इसका डायमेंशन हम सीक्वेंस में लिखे तो m0 l0 टी पावर -1, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, 1 बाई टाइम यानी सेकेंड, 1 बाई सेकेंड होगा ना, 1 बाई सेकेंड होगा। 1 बाई सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेकेंड इनवर्स। मैं बताया था कोई क्वांटिटी ऊपर जाती है तो -1 आता है, सेकेंड पावर -1, इसी को हर्ट्ज बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब दूसरा आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी का जो होता है फार्मूला, वो होता है एंगल अपान टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है, यानी एंगल अपान टाइम होता है। तो एंगल जो है डायमेंशन लेस है, पीछे पढ़ चुके हैं हम। टाइम वही सेम 1/t, ऊपर का तो आएगा नहीं, ऊपर का तो कोई डायमेंशन नहीं, नीचे का टाइम का t, यानी ए हो जाएगा m0 l0 टी पावर -1 सेम। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होगी रेडियन पर, क्योंकि एंगल की भले ही डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट तो होती है बच्चों। क्या यूनिट होती है, रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड। दोनों का डायमेंशन देखिए सेम है, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। क्या है दोनों का डायमेंशन, टी पावर -1। यूनिट दोनों का अलग अलग है, डायमेंशन सेम है, यूनिट अलग अलग है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है असर्टन रीजन में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि डायमेंशन सेम है तो क्या यूनिट सेम होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तो यूनिट सेम नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ पर डायमेंशन यहाँ सेम है लेकिन यूनिट सेम नहीं है, तो यह ट्रू। यदि यूनिट सेम है बोल रहा है तो यह गलत है, ठीक है। तो डायमेंशन सेम होने से यूनिट सेम नहीं होगी, यूनिट अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे जो है बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायमेंशन, फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, उसके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब उसके यूज क्या है, फिर पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। इस तरह करके कल जो है हमारा डायमेंशन का टॉपिक ख़त्म होगा। फिर हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, और एरर एनालिसिस के बाद जो है हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। तब जाके हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।